स्वागत रहेगा आपका ब्रोज एंड बेंटर की नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे 3 यंगस्टर्स जिनको बार्सिलोना इस समय पे परस्यू कर रही है। 2 तो भाई यहाँ पे अटैकर्स हैं, लेफ्ट विंगर आपका सेंटर फॉरवर्ड एंड एक यहाँ पे आपका राइट सेंटर बैक। साथ में दोस्तों यहाँ पे अनरियलिस्टिक लिंक आ रहा है बास्तोनी के साथ बार्सिलोना का, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि 2 रीजन से कि भाई यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। एंड ऑल्सो वी आर गेटिंग लिंक्ड विथ कुनाटे अगेन, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? इन सारी चीज़ों को देखेंगे एंड इन दी एंड दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे करेंगे मिगेल गिलान के उस आर्टिकल के बारे में जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है, समझाया है कि बार्सिलोना के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है और उन्होंने यहाँ पे रेफरेंस लिया है ओसासुना का केस का। तो हम लोग इसको भी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले उन 3 यंगस्टर्स के बारे में जिनका इस समय पे जिनको बार्सिलोना परस्यू कर रही है। तो पहले बात कर लेते हैं एक लेफ्ट विंगर दोस्तों, इसका नाम है जेजी बुसुवू। थोड़ा सा नाम ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। 18 साल का ये लड़का है, क्लब ब्रूज में खेलता है, लेफ्ट विंग में खेलता है और बार्सिलोना इसको परस्यू कर रही है। बार्सिलोना ने इसको जब अभी अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें देखा था, अच्छा लगा वहां पे इसकी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ऑलरेडी बार्सिलोना ने इसके साथ एक नेगोशिएशन शुरू कर दी है। इसका जो एंट्राज है, इसकी जो फैमिली मेंबर्स है, इसका जो एजेंट है, इन सब से बात करना स्टार्ट कर दिया है। एंड इसको बताया गया है कि भाई अगर इन केस आप ज्वाइन करते हो तो यू विल बी ज्वाइनिंग बार्सा एथलेटिक, बट साथ में आपको इंटीग्रेट किया जाएगा बार्सिलोना की मेन टीम में अगर आप ऑब्वियसली खेल पाते हो तो। बट यस, अभी भी कुछ मेजरली कुछ हुआ नहीं अचीव, इसमें कंक्रीट डील साइन नहीं हुई है। तो जब इसमें अपडेट आएगी आई विल बी शेयरिंग फर्दर अपडेट्स विद यू गाइज। बट आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार भाई तू बताता था कि कार्डोसो वरेला एक लेफ्ट विंगर बार्सिलोना जिसको ऑलमोस्ट साइन कर चुकी है, ऑलमोस्ट मतलब सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं, बस उसका ज्वाइन करना बाकी रह गया है ना। तो वो उसके साथ क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो ये जो जैसी बिस्वू है, जो भी है ये 18 साल का है। ये इसी सीजन में, मतलब इस सीजन में तो नहीं, ऑब्वियसली इस सीजन के बाद 27 में हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑन दी अदर एंड कार्डोसो वरेला के साथ वो लिमिटेशन है एज की। यहाँ पे उनके क्लब, करंट क्लब एंड यहाँ पे उनके एजेंट ने सजेस्ट किया कि उनको वहाँ डेवलप होने दो जहाँ पे वो करंट क्लब में खेल रहे हैं, और 18 साल का जैसे ही हो जाएगा वो ज्वाइन कर लेगा। अब फटाफट से दोस्तों अगले लड़के की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमजा अब्दुल करीमी। अब देखो इसके ऊपर हमने ना 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में बात करने के लिए है कुछ नहीं, आपको पता ही है। बट जिनको नहीं पता मैं फटाफट से एक बार बता दूं, बार्सिलोना इसको ट्रैक कर रही है। लड़का 9 पोजीशन में खेलता है, स्ट्राइकर पोजीशन में खेलता है, डोमिनेटिंग है, बॉक्स क्रैशर भी बोल सकते हो आप, बोलो बॉक्स डोमिनेटर है एक तरीके से। तो यहाँ पे इसको हम साइन करने के बारे में सोच रहे हैं अगेन फॉर बार्सा एथलेटिक। बट दिमाग में क्या है कि भाई यहाँ डेवलप करो और इन दी एंड खिलाओ इसको बार्सिलोना की मेन टीम में। एंड अमंग दीज 3 गाइज, भाई ये लड़का जो है ना भाई, ये सबसे बढ़िया है, ये सही में सबसे बढ़िया। अंडर 17 वर्ल्ड कप में ऑलरेडी 2 गोल मार चुका है और अभी भी करेंटली भाई इसका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है। द प्रॉब्लम हियर इज कि भाई जो उसका करंट क्लब है अल अहली जो भी नाम है, इजिप्शियन क्लब है, वो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हमने ऑफर इनको दिया है बट ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज उस ऑफर पे उनके हिसाब से डील में जो क्लॉज हैं वो नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अल अहली जो क्लब है उसका, वो चाहता है कि बार्सिलोना लोन पे तो चले जाए 18 महीने के, बट वापस फिर उसके बाद हमारे क्लब में ही आए। ऑन दी अदर हैंड बार्सिलोना चाह रही कि भाई यहाँ पे 18 महीने के लोन के बाद एक बाई आउट क्लॉज हो जो कि मतलब पहले से ही डल जाए डील में, और 4 मिलियन की यहाँ पे अमाउंट बताई गई है। तो यहाँ पे अल अहली को लग रहा है कि भाई पहली बात तो वो अमाउंट बहुत कम है और भाई हमको प्लेयर चाहिए, हम बाद में उसको बेचें। ऑब्वियसली उनको भी पता है कि अच्छा प्लेयर है, तो 30-40 मिलियन तो अगर वो निखर के आ गया सामने तो 30-40 मिलियन तो इजीली कमाया जा सकता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे भाई बताया तो जा रहा है कि पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने वाली हैं, कुछ ले दे के बात बन जाएगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। एंड भाई हमजा विल जॉइन बार्सिलोना वेरी सून। अब तीसरे के बंदे के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है राइट सेंटर बैक। इस बंदे का नाम है, इस प्लेयर का नाम है ब्रानिमीर म्लोकिक। भाई पता नहीं कैसा ही नाम है, मतलब मेरे को थोड़ा ये जो मात्राएं लिख जाती है ना भाई इनके वर्ड्स के ऊपर, कैरेक्टर्स के ऊपर, तो थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो जाता है, समझ में नहीं आता कि कैसे होगा। बट जब आएगा, अगर आएगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा कैसे प्रोनाउंस करना है। 18 साल का ये लड़का है भाई, क्रोशियन ये लड़का है, और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो राइट फुटेड सेंटर बैक है, ऑब्वियसली राइट सेंटर बैक पोजिशन में खेल सकता है। हाईलाइट अगर आप देखो तो 1.92 मीटर्स का ये ऑलरेडी हो चुका है, वही समवेयर अराउंड लाइक 6.3,
आई थिंक बर्नाल की हाइट के बराबर हो चुका है। एंड भाई काफ़ी मतलब टॉल है, ऑब्वियसली आपको हाइट तो पता चली चुकी है। तो यहाँ पे बार्सिलोना इसको ट्रैक कर रही है और इसके साथ इनफैक्ट हमने मतलब बात करना शुरू कर दिया, हमारे एजेंट्स ने स्टार्ट कर दिया बात करना। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भाई इसमें अकेले बार्सिलोना इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पे रियल मैड्रिड भी इंटरेस्टेड है, इंटर मिलान भी इंटरेस्टेड है, यहाँ पे डॉर्टमंड भी है एंड यहाँ पे आपका न्यूकासल भी है। तो यस, ये एक लड़का और है जिसको बार्सिलोना इस समय पे ट्रैक कर रही है, जिसका आपको पता होना चाहिए। अब फटाफट से दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कोनाटे के बारे में, क्या अपडेट्स आ रही है। देखो दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑब्वियसली यहाँ से रियल मैड्रिड ने तो पुल ऑफ कर लिया है कोनाटे से, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीएसजी इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है कोनाटे में एट द मोमेंट। तो ऐसे में यहाँ पे भाई कोनाटे के तो भाई पत्ते सारे खुल गए हैं, मतलब लिवरपूल भी अब नहीं चाहती शायद से उसको रिन्यू करे। साथ में अगर आप देखें भाई यहाँ पे दोनों जो उसके फेवरेट क्लब्स थे वो लोगों ने साइड हो गए हैं। तो यहाँ पे कोनाटे बिल्कुल ही अलग थलग अकेला हो चुका है। तो यहाँ पे बार्सिलोना ने उसके साथ कांटेक्ट किया है और जानना चाहे कि भाई कितने पैसे लेगा। तो यहाँ पे जो डिमांड सुनने में आई है बार्सिलोना को, इंटरेस्ट तो उनको आ रहा है कि भाई कोनाटे को हम साइन कर ले, ठीक है, इंटरेस्ट तो आ रहा है, बट जो उसकी तरफ से डिमांड आई है पैसे की, सैलरी की, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और ऐसे में बार्सिलोना ने डिसाइड किया है कि चलो इनको साइड में ही रखते हैं, अगर भाई ज़रूरत पड़ेगी देन देखेंगे। अब देखो दोस्तों, हम लोग 14 मिलियन 15 मिलियन स्लॉटरबैक को भी देने को तैयार हैं, आई बिलीव सो, बिकॉज हमारे उसके साथ लिंकअप काफ़ी ज़्यादा हॉट है कंपैरेटिवली। बट हम लोग ये अमाउंट कोनाटे को नहीं दे सकते। पहली बात क्यों भाई, मुझे पर्सनली लगता है कि भाई कोनाटे लिवरपूल में जब खेला, पिछले सीजन उसने खेला, काफ़ी बढ़िया किया। बट आप अच्छी टीम में जब आप खेलते हो तो भाई आपका गेम ओवरऑल अच्छा होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप ब्रोसिया डॉर्टमंड की टीम को अगर आप देखते हो, कंपेयर करते हो लिवरपूल से, तो जमीन आसमान का अंतर है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली यहाँ पे भाई जो आपके निको स्लॉटरबैक है भाई, वो टीम को इंप्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे भाई स्लॉटरबैक इज अ प्लेयर जो कि भाई अगर ब्रोसिया डॉर्टमंड से खींच लिया है तो मे बी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी ब्रोसिया डॉर्टमंड। ये सेम चीज़ कह पाना कोनाटे के लिए सही नहीं होगा। तो यस दोस्तों, मेरा जो झुकाव है पर्सनली वो स्लॉटरबैक की तरफ ज़्यादा है। अब लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे होता क्या है। बट लेफ्ट सेंटर बैक वाली पोजीशन में दोस्तों एक और बंदा है जिससे नाम जोड़ा जा रहा है बार्सिलोना का, वो है बास्तोनी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ख्याली पुलाव पकाने की तो कोई सीमा होती नहीं। आप 1 किलो बना सकते हो, 50 किलो बना सकते हो, 500 किलो बना सकते हो, और वही चीज़ यहाँ पे बास्तोनी के साथ हो रही है। देखो यहाँ पे ना निको स्लॉटरबैक का जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, पहले भी बात करी कि वो 14-15 मिलियन मांग रहा है, जो कि भाई बार्सिलोना नहीं दे सकती बेसिकली। और इसी वजह से बीच में लिंकअप आए थे, जो अपडेट्स आई थी, रिपोर्ट्स आई थी कि बार्सिलोना ट्रैक तो कर रही निको स्लॉटरबैक को, बट वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भाई सैलरी अच्छी खासी मांग रहा है निको स्लॉटरबैक। बट यहाँ पे बास्तोनी के केस में आपको सैलरी तो टॉप क्लास देनी पड़ेगी उसको, बट आपको 90 मिलियन उसकी ट्रांसफर फी में भी देना पड़ेगा। एंड भाई तीसरा फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होता है कि भाई इटालियन प्लेयर्स भाई जनरली अपने क्लब को छोड़ के नहीं जाते। तो यहाँ बास्तोनी के लिए ना भाई पर्सनली मुझे लगता है कि पहली बात तो हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए उसको सैलरी के टर्म्स में, ट्रांसफर फी देने के लिए भाई अगर हम लोग 90 मिलियन उसको खर्च कर देंगे तो पता नहीं बाकी कौन प्लेयर आएगा। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पे बार्सिलोना के लिए कि भाई ये प्लेयर बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है इंटर मिलान को, वो शायद से नहीं जाएगा छोड़ के इंटर मिलान को। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे आगे क्या होता है, जो भी होगा दोस्तों आप लोगों को अपडेट्स में दे दूंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जेरार्ड मार्टिन एंड एरिक गार्सिया ने किस तरीके से बार्सिलोना को हेल्प किया है इस सीजन में, और कहीं ना कहीं मार्केट ने भी उसको अप्रिशिएट किया। देखो इस सीजन में जिनने भी जेरार्ड मार्टिन एंड एरिक गार्सिया को देखा तो यहाँ पे एक ही चीज़ उनको समझ में आई है कि इन लोगों ने अपना लेवल, मतलब लोग 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, इन्होंने भाई सीलिंग पार कर दी अपनी। पिछले सीजन में हमने देख लिया भाई जेरार्ड मार्टिन को लोग डरते थे जब भी वो खेलता था। एरिक गार्सिया आता था तो भाई हमें लगता था कि वो हमेशा बेंच से ही आ सकता है। एरिक गार्सिया उस तरीके का प्लेयर, या फिर किसी प्लेयर को रिलीफ देने के लिए, रेस्ट देने के लिए, तभी हम उसको स्क्वाड में रख सकते हैं। बट इस सीजन में दोनों के दोनों भाई स्टार्टिंग 11 के प्लेयर बन चुके हैं। तो भाई यहाँ पे इन दोनों प्लेयर्स ने ना सिर्फ टीम का और फ्लिक का भरोसा जीता है, बट मार्केट ने भी भाई इनकी परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट किया है। पिछले सीजन में अगर आप देखो तो जेरार्ड मार्टिन की जो मार्केट वैल्यू थी ना दोस्तों 12 मिलियन थी, और अभी वो बढ़ के 20 मिलियन हो चुकी है। और अगर आप एरिक गार्सिया की अगर मार्केट वैल्यू को देखते हैं, वो समवेयर अराउंड 15 to 18 मिलियन के अराउंड थी, वो बढ़ के 30 मिलियन हो चुकी है। तो इस समय पे आप इजीली भाई एरिक गार्सिया जैसे प्लेयर के लिए 35 to 40 मिलियन मांग सकते हो। सिमिलरली भाई जेरार्ड मार्टिन के लिए अगर कोई क्लब इंटरेस्टेड है तो 25 मिलियन आप मांग सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पेड्री से रिलेटेड रीसेंट अपडेट के बारे में, जहां पे बताया जा रहा है कि उसने आज की ट्रेनिंग को मिस कर दिया है एंड यहाँ पे उनको ओवरलोडेड फील हो रहा है। अब यहाँ पे उनके कुछ बेसिक टेस्ट होंगे, एसेस किया जाएगा कि भाई वो वीआरएल वाला गेम खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते, एंड मे बी भाई यहाँ पे वीआरएल वाला गेम शायद से स्किप भी कर दे पेड्री।
तो दोस्तों अभी इस पे कुछ भी अपडेट नहीं है, अगर इस कुछ भी अपडेट आएगी आई विल बी अपडेटिंग यू गाइज ऑल्सो। अब देखो दोस्तों, बात कर लेते हैं मिगेल गलान के पोस्ट के ऊपर, जिसमें उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि बार्सिलोना क्यों यहाँ पे गिल्टी नहीं है इस पर्टिकुलर केस में, नेग्रेरा केस में। देखो उन्होंने साफ सीधी बात बोली कि भाई यहाँ पे कोई भी एविडेंस अभी तक मिला नहीं है, और बिना एविडेंस के भाई आप किसी को गुनहगार कैसे प्रूव कर सकते हो? इंटेंट ही काफी नहीं है गुनहगार प्रूव करने के लिए क्रिमिनल केसेस में, राइट? तो ये इसके बेसिस उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिया, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी तो बताई जा रही है दोस्तों। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि बिकॉज कोई एविडेंस नहीं है तो सब अपनी अपनी थ्योरी बता रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई 62,000 का एक ट्रांजेक्शन है जिसमें एलोवेरा परचेस करके गिफ्ट किया गया है यहाँ पे नगरेरा को। तो भाई ये भी तो थ्योरी है ना, मतलब मे बी नगरेरा को भाई 62,000 का एलोवेरा चाहिए हो। मुझे पता है भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन सकता है इसके ऊपर, बट इसमें आप ब्राइबरी कैसे घुसा सकते हो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज देयर इज नो एविडेंस इन दिस। और यही चीज गैलान बार बार कह रहा है कि भाई जब तक एविडेंस नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप कैसे प्रूव करोगे? क्रिमिनल इंटेंट कैसे प्रूव करोगे ना? तो वो चीज है। साथ में उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया ओसासुना का। अब जिन लोगों को दोस्तों ओसासुना वाला केस पता नहीं है, 2010 में ओसासुना ने रियल बेटिस के 3-4 प्लेयर्स को पैसे खिलाए और उनको बोला कि भाई रियल वैलोडेड वाला जो गेम है उसको तुम जीत जाओ किसी भी तरीके से और हमारे अगेंस्ट तुम हार जाना। और ऐसा क्यों किया ओसासुना ने? ऑब्वियसली वो यहाँ पे रेलीगेशन बैटल में थे और रियल बेटिस से अगर वो एक 3 पॉइंट वाला गेम निकाल सकते तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाती, एंड एट द सेम टाइम इंश्योर करते कि भाई रियल वैलोडेड हार जाती गेम को अपना अगेंस्ट रियल बेटिस, तो वो और सोने पे सुहागा हो जाता। तो यहाँ पे उन्होंने पैसे खिलाए, कहीं से बात पता चली, कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट में भाई एविडेंस आगे सामने, और बेस्ड ऑन दोज एविडेंस भाई यहाँ पे उन सारे प्लेयर्स को जेल हुई, जो भी इन्वॉल्व लोग थे उनको जेल हुई, कई सारी चीज़ें यहाँ पे भाई कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी ओसासुना के लिए। तो यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे बताया यहाँ पे आपके गलान ने कि भाई विदाउट एविडेंस आप ये सारी एक्टिविटीज़ को प्रूव नहीं कर सकते, जो कि ओसासुना के केस में थे और बार्सिलोना के केस में नहीं है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भाई हायर ग्राउंड पे मैं अगर मैं जाऊँ तो मैं बोलूँगा कि भाई ये बहुत गलत किया, यहाँ पे पैसा इन्होंने जो 7-8 मिलियन दिया वो गलत है। बट इन दी एंड क्या एक्चुअली नगरेरा ने उन पैसों को भाई किसी रेफरी को पैसे खिलाए थे या फिर सिर्फ नगरेरा की जेब गर्म हो रही थी? ये 2 डिफरेंट केसेस है ना। अगर वो सिर्फ नगरेरा की केस जेब गर्म हो रही थी तो भाई वहां पे कुछ और ही कहानी है ना, फिर तो वो तो मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी है। ऐसे तो भाई हम लोग रियल मैड्रिड फैंस को ये बोल सकते हैं कि भाई जब आपके सैंटियागो बर्नाबे जो आपके प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट थे, उनके एरा में तो लिटरली आप लोग जाके वॉचेस गिफ्ट करते थे। वॉचेस मैं कैशो पहना हूँ, इनके जो प्रेसिडेंट थे वो लिटरली रोलेक्स की वॉचेस गिफ्ट करते थे, लाइन्समैन से लेके रेफरी को। 1500 की लाइन्समैन के लिए फिक्स थी रोलेक्स वॉच एंड 4000 की यहाँ पे भाई फिक्स थी आपकी रेफरी के लिए। तो और ये हर गेम में लिटरली होता था, यूएफए के गेम्स में होता था। इवेंचुअली भाई यूएफए को ना ये गिफ्ट वाला कल्चर बंद करना पड़ा। और गिफ्ट कैसे करते थे? ऐसे नहीं कि मैच के बाद, मैच से पहले हाथों में पहना दिया जाता था, कि बोला जाता था कि भाई कान में कि भाई अगर तुमको अपना टाइम ठीक करना है तो ये टाइम वाली घड़ी पहनो, हमारा टाइम ठीक करो पहले। तो इस तरीके से भाई ये सब चीज़ें पहले से भी होती आई हैं, अभी भी होती होंगी, भाई किसको पता, राइट? बस दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट्स।